उसके बाद ये रूमर्स हो रहा कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। अब नीतीश कुमार को जेपी नड्डा के सामने मन से ये सफाई देना पड़ा कि हम 2 बार आरजेडी के साथ जाकर गलती किए, हम 1995 से 1995 से हम एनडीए के हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। क्यों देना पड़ रहा है बार बार सफाई? देखिए, एक बात नीतीश कुमार जी को जो जानते हैं वो समझते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाना आसान कार्य नहीं था। इस अनुभव ने नीतीश कुमार जी को प्रेरित किया कि वो भविष्य में कभी भी आरजेडी के साथ राजनीतिक गठजोड़ बनाने की बात नहीं सोचें। और विभिन्न अवसरों पर केवल जेपी नड्डा जी के साथ नहीं, प्रधानमंत्री जी की सभाओं में भी उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है कि 1995 के बाद जनता दल यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा रही है और हम भविष्य में भी लगातार एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए का साथ बिहार के लिए बेहद आवश्यक है, इसलिए कि गठबंधन में जो समन्वय होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। अन्य घटक दलों के साथ भी कोई असहज होने की स्थिति नहीं होती है। और विकास कार्यों को लेकर जिस निर्धारित एजेंडा पर नीतीश कुमार जी काम करते हैं उसमें उन्हें अवरोध बिल्कुल किसी भी तरीके का पसंद नहीं आता है और इसीलिए निर्बाध गति से जनता से किए वायदों को अमली जामा पहनाने का वो निरंतरता के साथ काम कर रहे हैं। और इसीलिए जो बजट के प्रावधान, बजट की जो घोषणाएं बिहार को लेकर के आई, बिहार को लेकर जो केंद्र का रवैया जितना उदार दिखा है, हम ये जानते हैं कि विकास की राजनीति नीतीश कुमार जी करते हैं और विकास के लिए केंद्र का साथ बेहद आवश्यक है। हम लोग मिलकर आगे का लक्ष्य हासिल करेंगे। आरजेडी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव है। बीते दिन उन्होंने मीटिंग किया और एक निष्कर्ष निकाला कि वो अब से चुनावी रैली या फिर जो उनका 10 तारीख से यात्रा शुरू होने वाला तेजस्वी यादव को, उसमें वो गमछा नहीं लहराएंगे और गमछा रखेंगे, टोपी गमछा लहराएंगे नहीं, गमछा नहीं रखेंगे, टोपी रखेंगे और बैच रखेंगे आरजेडी का। ये नया तरीके का राजनीति करने के लिए मैदान में उतरे हैं। क्या मैसेज को देना चाहते हैं इसके जरिए? देखिए, गमछे की जगह बैच लगा लीजिए, टोपी लगा लीजिए, लेकिन एक राजनीतिक दल का जो चाल चरित्र और चेहरा है, जो उससे जुड़ी खौफनाक यादें हैं, जो उनके नेताओं का स्वच्छंद आचरण है, जिस तरह से जनता के लिए वो कठिनाइयां पैदा करते रहे हैं, इस तरह के हथकंडों से वो पार्टी के चेहरे को नहीं बदल पाएंगे। और इसीलिए कोशिश उनकी ओर से जो भी हो रही हो, दरअसल वो ध्यान बांटने की एक चेष्टा भी है। उनकी पार्टी के नेताओं का असंतोष बढ़ रहा है, लगातार बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं, तो उनके अंदर फिर से विश्वास का भाव संचारित करने के लिए ऐसी बातें समय समय पर वो बोलते हैं। लेकिन राजद को बदल पाना या स्वयं को बदल पाना तेजस्वी जी के लिए इतना आसान नहीं होगा। सर, हमने देखा बजरंग पुनिया हो, ये पिछले साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे। कांग्रेस हो और तमाम जो विपक्षी पार्टियां बीजेपी को छोड़ करके वो साथ में आई। अब हरियाणा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस का दामन थामे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, WFI के प्रेसिडेंट हो, अब सब ये सवाल उठा रहे हैं कि जो हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कांग्रेस इसके पीछे है और कांग्रेस को इससे नुकसान हो। आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया देश के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं और पूरे देश को उन पर अभिमान रहा है। लेकिन इन आरोपों को बल मिला है उनके फैसले की वजह से। अगर ओलंपिक के पदक दौड़ में पिछड़ने के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं थामा होता तो शायद सियासत के इन हथकंडों का शिकार वो नहीं होती। लेकिन अब कांग्रेस की जो हरियाणा के पूरे उनके शासन के काल में
जो भूमि सौदों को लेकर के तमाम तरह के जो कांग्रेस शासन के जो स्वेच्छाचारिता के अनेक जो फैसले हैं, कांग्रेस के अंदर जो परिवारवाद है, कांग्रेस के अंदर टिकट के वितरण में जिस तरह की अनियमितताएं बढ़ती गई है, उन तमाम सवालों के साथ इनके प्रवेश को भी जोड़कर देखा जाएगा। और जब वो चुनाव लड़ रही हैं तो निसंदेह उन्हें कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, कल जब वो ज्वाइन कर रहे था कि जब मैं मुसीबत में थी तो बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां हमारे साथ थी, तो कांग्रेस हरियाणा में अच्छी है और कांग्रेस के लोग ज़्यादा मुखर थे, खासकर हुड्डा फैमिली, ये बात उन्होंने कहा बाकायदा। इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूँ और कांग्रेस शुरू से राष्ट्रवादी पार्टी है, ये स्वतंत्रता दिलाने में कहीं ना कहीं ये मुखर रही है इस पार्टी, इसलिए मेरा जो विचारधारा है वो कांग्रेस की, इसलिए मैं ज्वाइन किया। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस और आज की कांग्रेस की तुलना नहीं की जा सकती है। आज की कांग्रेस, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है, वो आज बड़े राजनेताओं के पुत्रों पुत्रियों की एक जमात भर बच गई है और उनके राजनीतिक भविष्य की चिंता करना, उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनके सशक्तिकरण के लिए ही कांग्रेस का नेतृत्व काम करता रहा है। और पूरे देश और प्रांतों में अगर आप देखें तो जहां भी उनकी सरकारें रही हैं वहां जनता का तो फायदा नहीं हुआ है। अब जहां तक विनेश फोगाट को कांग्रेस प्रवेश के समय ये बातें कहनी है तो ये जनता भी समझती है कि आपको अपने फैसले को सही साबित करने के लिए कुछ तर्क देने होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पदक के दौड़ में वजन की वजह से जब वो पिछड़ी और जो उन्होंने कहा कि चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं विनेश फोगाट, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने काफ़ी मर्मस्पर्शी बयान दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। जो बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पे या फिर विनेश फोगाट पे, अब कांग्रेस भी सामने से जवाब दे रही है कि शुरू से जब से अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने हमारे देशवासियों को सताया, तब से हम देशवासियों के साथ खड़े हैं। और आज जब बीते साल जब विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, इन खिलाड़ियों को सताया गया बीजेपी के द्वारा, तब हम इनके साथ थे। तो हमारे ऊपर आरोप लगे, कोई दिक्कत नहीं, आरोप तो लगते ही रहते हैं। देखिए, कांग्रेस जो भी दलीलें दे रही हो, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी का जो ये पूरा संग्राम है, निसंदेह कांग्रेस ने पहली कतार में खड़े होकर देश की आज़ादी दिलाने का काम किया है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का पूरा नेतृत्व वंश परंपरा और परिवार के इर्द गिर्द जकड़ता गया, सिकुड़ता गया। 1974 से 77 के बीच का जो दौर है, इस देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा, जो संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की जो कोशिशें हुई, जिस तरह से राजनेताओं को यंत्रणाएं दी गई, विरोध की आवाज़ को कुचलने की कोशिश हुई, प्रेस की आज़ादी को कुचलने की कोशिश हुई, न्यायपालिका के पर कतरने की कोशिश हुई, वो भी कांग्रेस के शासनकाल से जुड़ी खौफनाक यादें हैं। इसलिए कांग्रेस निरंतर गिरावट की ओर है। इसीलिए इस तरह के तर्कों से वो हरियाणा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे।